मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और जन सेवा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा और पुलिस एवं प्रशासन का प्रत्येक विभाग आम जनता के लिए संवेदनशील और उत्तरदायी और परिणामोन्मुखी होना चाहिए। आपको बता दें कि सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद पर्यटन वृद्धि, सुरक्षा, पुलिस गश्त, लैंड फ्रॉड, नशा मुक्ति अभियोजन और व्यवस्था, राजस्व, कारागार सुधार और जन शिकायत निवारण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा भी की। सीएम ने पुलिस के वर्क कल्चर सुधारने, रात्रि गश्त बढ़ाने, अपराधियों पर शिकंजा कसने और आम जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने लैंड फ्रॉड मामले में दोषियों को कोई राहत नहीं देने, नशा मुक्ति को जन आंदोलन के रूप में लागू करने और अभियोजन अधिकारियों का प्रदर्शन ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्वानू मीनस मोटर मार्ग कालसी क्षेत्र में हिमाचल परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर अत्यंत दुख जताया है। साथ ही उन्होंने ईश्वर से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना की है। बता दें कि आज कालसी क्षेत्र यानी कि देहरादून में हिमाचल परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। वहीं दुर्घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिला अधिकारी से दूरभाष पर बात करने पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किया गया। साथ ही नजदीकी सभी चिकित्सा केंद्रों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एयरलिफ्ट कर उच्च चिकित्सा केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। तो आज जो हादसा हुआ है उस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर यानी कि एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया है और उन्होंने सभी घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की है। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां नेरुवा हिमाचल से विकास नगर की ओर आ रही रोडवेज बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक बस में 30 से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 30 से 35 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। स्थानीय लोगों द्वारा आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कहीं कोई जो लोग हैं वो नीचे खाई में ना गिरे हों। तो हादसे में आपको बता दें 30 से 35 लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बस जो है नीचे गिर गई है खाई में और इसमें कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। तो स्थानीय लोगों द्वारा ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, जिससे ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं और भी लोग कहीं नीचे खाई में दबे हुए तो नहीं हैं। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा आज हुआ है और स्थानीय लोगों द्वारा अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इस घटना में 30 से 35 लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से कितनी तेज़ी से ये बस नीचे गिरी है, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 30 से 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल रेफर किया गया है, जहां पर उनका उपचार भी चल रहा है। वहीं अभी रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लोगों के द्वारा ये पता किया जा रहा है कि कहीं कोई दबा ना हो नीचे खाई में। तो हिमाचल से ये रोडवेज बस आ रही थी जो दुर्घटना का शिकार हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई से ये जो बस है नीचे गिरी है। और इस बस में आपको बता दें कि 30 से 35 लोग सवार थे, जो कि सभी घायल हैं, जबकि 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सभी घायलों का उपचार अस्पताल में चल रहा है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया है ताकि आसपास अगर कोई और गिरा या दबा हो तो उसे बचाया जा सके। तो ये बड़ी दुर्घटना हुई है आज। हिमाचल की ये बस है जो खाई में नीचे गिर गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल से ये रोडवेज बस आ रही थी जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, दुर्घटना का शिकार हो गई और इस दुर्घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि कई लोग जो हैं घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया था और उन्होंने ट्वीट करके लोगों के जो घायल हैं उनकी स्वस्थ होने की कामना भी की थी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, ये दुर्घटना इतनी दर्दनाक हुई है, आखिर कैसे ये हादसा हुआ है?
मैं बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जो ये कालसी क्षेत्र है देहरादून जिले में ही ये पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अगर थोड़ी भी स्थिति, अगर ड्राइवर अगर थोड़ा भी इधर का उधर करता है तो उसकी वजह से दुर्घटनाएं जरूर होती हैं। और देखने के लिए पिछले मतलब कई समय से ऐसी चीजें आई हैं सामने। एक बार फिर से अगर बात करें हम, तो जो गाड़ी जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें लगभग बताया जा रहा है कि 35 से 36 लोग उसमें सवार थे। 35 से 36 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक 4 लोगों की मृत्यु की जो है वो पुष्टि हो गई है, जिसमें ड्राइवर है समेत ही ये जो है वो बताया जा रहा है। और लगातार जो है वहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बाकी जो है जो जितने भी गंभीर घायल लोग हैं उन सभी को जो है नजदीकी जो जिला चिकित्सालय है वहां पर पहुंचाया गया है। तो मतलब मौत की क्या आशंका जो मतलब और भी ज्यादा बढ़ गई है संख्या क्या? नहीं, बिल्कुल अभी तक 3 लोगों थे लेकिन अब 4 हो गए हैं और अच्छा। फिलहाल तो 4 ही की हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जो है वहां पर बचाव राहत कार्य चल रहा था और कोशिश ये की जा रही है कि एसडीआरएफ जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए तमाम योगेश। तो ये दर्दनाक घटना हुई है जिसमें कई जो लोग घायल हुए हैं, जबकि 3 लोग की मौत हो गई है। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां शहर को मॉडल सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में महापौर विकास शर्मा ने प्रशासनिक अमले के साथ विभिन्न क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी 14 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तावित लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। इस दौरान नेशनल हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रहे बस टर्मिनल कार्यों की शिफ्टिंग को लेकर महापौर ने परिवहन निगम व विद्युत विभाग को त्वरित निर्देश दिए। आपको बता दें कि किच्छा बाईपास पर जेसी स्कूल के समीप 30 दुकानों वाला नया वेंडिंग जोन बनाया जाएगा, जिसमें शौचालय, पेयजल व स्वच्छता की आधुनिक सुविधाएं होंगी। सब्जी मंडी क्षेत्र में 2 मंजिला हाईटेक शौचालय तथा शिवनगर में पार्क निर्माण की भी योजना घोषित की गई है। वहीं महापौर का कहना है कि 14 फरवरी रुद्रपुर के विकास इतिहास का स्वर्णिम दिन होगा। तो आपको बता दें कि महापौर ने विभिन्न क्षेत्रों का इस दौरान व्यापक निरीक्षण किया है और महापौर ने निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा भी की और 30 दुकानों वाला आपको बता दें कि जल्द ही यहाँ पर वेडिंग जोन भी बनेगा और यहाँ पर जो है 14 फरवरी का इसका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। महापौर ने इस दौरान पहले विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और साथ ही लोगों को यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए। तो 30 दुकानों वाला यहाँ पर वेडिंग जोन बनाया जाएगा। जो रोडवेज के बाहर की साइड में जितनी दुकानें हैं उनको भी हमें कहीं शिफ्ट करना था, उसके लिए भी हमने ये जेसी स्कूल के बगल में जगह देखी है। यहाँ पर एक और तीसरा वेंडिंग जोन हम बना रहे हैं। पहले एक वेंडिंग जोन हमारा चल रहा है, सेकंड फेज उसके बगल में बन रहा है। तो यहाँ पर भी लगभग 30 दुकानें हमारी बन रही हैं। तो यहाँ पर उन दुकानदारों को हम शिफ्ट करने का काम करेंगे, तो ये रोडवेज का काम प्रॉपर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो सब्जी मंडी का शौचालय है उसको भी अभी हम बगल में जो स्कूल है वहाँ नया शौचालय बनाने जा रहे हैं। अभी एक यहाँ और ज़मीन हमने अतिक्रमण मुक्त कराई थी शिवनगर में, उसका भी मौका मुआयना कर रहे हैं। काशीपुर बाईपास का जो चौड़ीकरण हो रहा है उसके हमने निशान लगा दिए हैं और उसके भी जो दुकानदार हैं उनको भी पुनः स्थापित करने के लिए हम जगह चिन्हित कर रहे हैं। इधर इसके बाद किच्छा रोड का भी चौड़ीकरण करेंगे। अभी एक नई रोड हमने निकाली है जो भूरा रानी, इंदिरा कॉलोनी, सिंह कॉलोनी, उन सबको PSC को जोड़ेगी, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी को, वो जिला हॉस्पिटल पे निकल के आएगी। तो अटरिया पे भी एक नया चौक बनाने का प्लान है। ऐसे ही गंगापुर रोड है, भूरा रानी रोड है, दक्ष चौराया है। मेरे को 1 साल होने वाला है, 7 तारीख को मैंने शपथ ली थी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगे हैं कि रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने। अगली खबर देहरादून से है, जहां सांसद निधि को राज्य के बाहर खर्च करने के मुद्दे पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। सांसद इसे केवल संस्तुति करने का काम बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि संस्तुति से पहले खर्च की जाने वाली जगह की पूरी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सांसद केवल पदधारी बन गए हैं और उनके हाथ में वास्तविक निर्णय लेने का कोई अधिकार ही नहीं है, जिससे उनकी कैरेक्टर रिपोर्ट खराब होने का डर हो। तो विपक्ष ने सवाल उठाए हैं सांसद निधि को लेकर और देहरादून में सांसद निधि को लेकर विवाद बढ़ता नजर आ रहा है और विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। तो सांसद निधि पर सवाल उठाए हैं और ये मुद्दा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सांसद को अगर संस्तुति करनी होती है
तो सांसद को ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो संस्तुति कहाँ की कर रहा है। तो मैंने कहा ना कि राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। वहाँ तो जो इशारा हो जाता है उस इशारे पर इनको चलना ही पड़ता है, नाचना ही पड़ता है। अगर नहीं नाचेंगे तो फिर दूसरे दिन जो है कहते हैं ना वो चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो करेक्टर जो इनरोलमेंट है वो खराब हो जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो दो लोग हैं वो कहेंगे जो है तो वो ही जो है सांसद। देहरादून से है जहां सांसदों की सांसद निधि एक बार फिर सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार सांसद निधि का कम खर्च को लेकर नहीं बल्कि उत्तराखंड के सांसदों की राज्य से बाहर खर्च को लेकर चर्चा है। जिसके बाद राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कहना है कि उन्हें केवल सांसद निधि की संस्तुति करने का अधिकार है, जबकि जारीकर्ता डीएम या सीडीओ होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह का कोई सवाल खड़ा होता ही नहीं है। तो राज्य से बाहर खर्च करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि नरेश बंसल का जवाब इसमें सामने आया है। उन्होंने बोला कि जारीकर्ता डीएम और सीडीओ होते हैं, हम नहीं। सांसद निधि खर्च पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष इस पर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार की तरफ से बीजेपी नेता का बयान आया है, नरेश बंसल का बयान आया। उन्होंने बोला कि जारीकर्ता डीएम और सीडीओ होते हैं। इस समय जो वातावरण चल रहा है उसके अंतर्गत, क्योंकि निधि केंद्र सरकार की है, प्रदेश की नहीं है, और सांसदों को अधिकार संस्तुति करने का है। जिलाधिकारी या सीडीओ उसको स्वीकृत करते हैं जो काम होते हैं, और निधि गाइडलाइन के अंतर्गत है। कोई भी काम बिना गाइडलाइन के नहीं है, इसलिए उस पर सवाल उठाने वाले अपने निहित स्वार्थों से। खटीमा के दमगड़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा 125 एकड़ भूमि पर की गई कार्रवाई को खटीमा कांग्रेस विधायक भुवन चंद कापड़ी ने गलत और असंवैधानिक बताया। विधायक कापड़ी ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस बल के साथ ट्रैक्टरों से खेतों को जोतने की कार्रवाई पूरी तरह अव्यवस्थित और असंवैधानिक थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में इस्तेमाल ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, और यदि न्यायालय या फिर एसडीएम का आदेश था तो संबंधित पक्ष को पहले नोटिस दिया जाना था। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई से मुख्यमंत्री आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर दहशत का माहौल बन गया है। विधायक ने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा वसूलने, पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और इसे विधानसभा में उठाने की मांग की है। तो खटीमा प्रशासन द्वारा दमखड़ा में कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कार्रवाई के चलते भुवन चंद ने सरकार पर निशाना साधा है। खटीमा प्रशासन द्वारा 125 एकड़ भूमि पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो खटीमा प्रशासन द्वारा दमखड़ा में कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर अब सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की मांग की जा रही है। मिली भगत के इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उस क्षेत्र से जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कह रहा है कि ऐसा हमने फिल्मों में ही देखा आज तक, और जितने भी उसमें जो है ट्रैक्टर हैं उनमें किसी में नंबर प्लेट नहीं है। आप जब एक उपजिला अधिकारी कोतवाल और पुलिस का अमला वहां खड़ा है तो सबसे पहले जिन ट्रैक्टरों ने जुताई करी उन पे नंबर प्लेट क्यों नहीं है ये उन्होंने पूछना चाहिए था। दूसरी बात, कोई नोटिस था तो कोर्ट का हो या उपजिला अधिकारी के माध्यम से वो नोटिस पहले उस परिवार को देना चाहिए था। किरण तलवार जी को नोटिस देना चाहिए था। और अगर फसल जोतने के कोई भी आदेश है तो सार्वजनिक होने चाहिए थे, और अगर वो कब्जा दिलाने के भी अगर आदेश उच्च न्यायालय से हैं तो 145 की कार्रवाई करके सरकार ने पहले फसल को अपने कब्जे में लेना चाहिए था, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी के घर से 500 मीटर की दूरी में मुख्यमंत्री के चहीते अधिकारी इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र देख रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिला और तहसील बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, जबकि विकास खंड के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को कहा कि वह इस मामले में जानकारी लें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। हरक सिंह रावत ने कहा कि किसी एक जिले में कई राजकीय मेडिकल कॉलेज हो सकते हैं और उन्होंने कोटद्वार में राजकीय मेडिकल
कॉलेज के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को ज्ञान देने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि वे कोटद्वार से विधायक रह चुके हैं और उनके पास एक लंबा राजनीतिक अनुभव है जिसे वे ऋतु खंडूरी के साथ बांटने को तैयार हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि ऋतु खंडूरी उनकी छोटी बहन की तरह हैं। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण कोटद्वार से विधायक हैं और हरक सिंह रावत का बयान ऐसे समय पर आया है जब प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का मैं छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका तो प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के। धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है। विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बन गया, बागेश्वर बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया, चंपावत बन गया। लेकिन कपकोट मैंने विकास खंड बनाना था, कपकोट एक ही दिन आदेश हुआ कपकोट को विकास खंड बनाने का भी, लेकिन वो केंद्र सरकार की जब तक उस पर अनुमति नहीं मिली वो विकास खंड नहीं बन पाया। अगली खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज में मुस्लिम समाज के समर्थन में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सत्येंद्र कुमार ने कहा कि फेरी लगाने वाले लोग जब किसी ग्राम या क्षेत्र में रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि दाढ़ी देखकर आधार कार्ड मांगा जाता है, साथ ही उनसे जबरन ये पूछा जाता है कि वे कहाँ के रहने वाले हैं और उनका पता क्या है, जो पूरी तरह से गलत और संविधान के खिलाफ है। सत्येंद्र कुमार ने कहा कि किसी भी नागरिक के इस तरह के पूछताछ करना समाज में भय और भेदभाव का माहौल पैदा करता है। धरने के दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसी तरह से लोगों को परेशान किया जाता है तो भीम आर्मी आने वाले समय में इसे लेकर बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। क्या एसडीएम साहब आपके द्वारा क्या ऐसा आदेश दिया गया है? क्या आपने इस तरह से आदेश किसी को किया हुआ है कि आपका प्रशासन ये कार्य कर रहा है? और आपका प्रशासन अगर आप ऐसा कार्य नहीं कर रहा तो कौन लोग हैं जो जाति धर्म के नाम पर जो है मतलब आधार कार्ड मांगने का कार्य कर रहे हैं? अगर शक्ति फार्म में एक दाढ़ी वाले को अगर आधार कार्ड मांगने का काम सिर्फ मजहब के नाम से पूछा जा रहा है तो आप याद रखिए, अगर कोई हमारा शक्ति फार्म से व्यक्ति अगर भिटौरा जाएगा सामान बेचने खरीदने या किसी काम से, तो बताओ उससे भी तो जाति धर्म के नाम पर उससे आधार कार्ड मांगा जाएगा, उससे पूछा जाएगा। जब उससे पूछा जाएगा तो उसे भी परेशान किया जाएगा। तो ऐसे में सितारगंज क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगड़ेगी या बनेगी, आप बताइए। ऐसे माहौल बिगड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम हो। यह सितारगंज बहुत खूबसूरत सितारगंज है और आपस में हम हिंदू मुस्लिम के साथ मिलकर उनकी दुकानों में जाते आते हैं, उनसे पिंचर बनवाने का कार्य करते हैं, उनके यहाँ सामान भी खरीदने का कार्य करते हैं और वो भी हमारे लोगों से मिलजुल करके कार्य करते हैं। एक संविधान की पहचान है, लेकिन संविधान की आड़ में ये कुछ लोग जो हैं, चंद लोग, ये सब माहौल बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमने कहा इस प्रकार से माहौल